हर तीसरी लड़की, हर तीसरी महिला इर्रेगुलर पीरियड से या तो सफर कर रही है। हार्मोनल डिसबैलेंस तो हर दूसरी लड़की को है। वो पेट का एसिड हार्मोन का बैलेंस बिगाड़ता है। हार्मोन का बैलेंस, बिगड़ा हुआ बैलेंस मूड स्विंग करता है। फीमेल सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस के लक्षण क्या होते हैं? वो भी यही लक्षण होते हैं, उनमें से कुछ अलग? नहीं, आंखों में भारीपन आ जाएगा, आंखों में रोशनी में फर्क आ जाएगा, आई लिड्स में, आईब्रो में, सब में आपको इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जितने लक्षण आज के महिलाओं में देखे जा रहे हैं वो ये तीन का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड थायराइड। अब सर ये बताइए, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर ये करना है तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, भोजन शाकाहारी करना पड़ेगा, और ये जंक फूड है उसको बिल्कुल 100% उसको बंद करना पड़ेगा। प्रॉपर पानी पीना पड़ेगा, पानी का इंटेक पूरा होना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। महिलाओं को अक्सर समस्या रहती है, भाई बहुत ब्लड फ्लो हुआ तो क्या करो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपकी मुलाकात कराएंगे उन दो डॉक्टर से जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के जन सेवा में लगे हुए हैं। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर आर.एन. वर्मा की और डॉक्टर जी.एस. सोनी की, जिनके साथ हम कई सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं। वो कई सारी दवाइयों के नाम बताते हैं, बीमारियां क्यों होती हैं उसके बारे में समझाते हैं। वो खुद से कोशिश करते हैं, मतलब एंकर को इतना एफर्ट करने नहीं देते हैं कि सवाल पे सवाल पूछे, खुद से कोशिश करते हैं कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चली जाए। पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं की समस्या को लेकर और उसके समाधान को लेकर जिक्र करेंगे। आज पूरा पॉडकास्ट महिलाओं को समर्पित होगा, महिलाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप महिला हैं और इस पॉडकास्ट को देख रही हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे बाद जब आप इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। स्वागत कीजिए डॉक्टर आर.एन. वर्मा का और डॉक्टर जी.एस. सोनी का। आपका स्वागत है सर। दर्शकों को प्रणाम, हृदय से प्रणाम। आप लोगों ने जो प्रेम दिया, जो रिस्पांस दिया, उससे हम लोग आपके बहुत आभारी हैं, और उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए बहुत कुछ करें। और इसी तरह से प्यार बना रहे, एनएमएफ न्यूज़ की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। सोनी साहब। मैं बहुत कैमरा उधर है सर कैमरा इधर है। मैं बहुत ही एनएमएफ का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस यहाँ आकर आपके सामने कुछ बोलने का अवसर दिया है। और आज का जो टॉपिक है महिलाओं के लिए, वाकई नम्रता जी ने कहा, समर्पित है, वाकई समर्पित है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी ऐसी जानकारी दे देंगे जो आपके जीवन में बहुत काम करेगी और आगे आपके भविष्य में आपको सोचने को मजबूर कर देगी। ठीक है सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा आप दोनों से, जो भी आप में से जवाब देना चाहे। सवाल ये कि महिलाओं की समस्या कौन कौन सी है, क्या क्या समस्या है? जैसे स्ट्रेस हो गया, सबकी समस्या है, लेकिन स्ट्रेस का इम्पैक्ट महिलाओं पर बिल्कुल अलग तरीके से पड़ता है। तो यही समझना चाहूंगी कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो महिलाओं पर ही फोकस्ड हैं। 1 मिनट का मैं हमारे पिछले पॉडकास्ट में जो बोला गया है वो 1 मिनट की रिवाइज करूंगा। बेसिकली सारी बीमारियों की जड़ हमारा एसिड, एक्स्ट्रा एसिड बनना और भोजन ज़्यादा लेना। पिछले पॉडकास्ट में हमने उसको अच्छे तरह से रिवाइज किया है। इस पॉडकास्ट में हम यहीं से शुरू करेंगे कि महिलाओं को बीमारी क्यों है, विशेषता। तो पहली बीमारी महिलाओं की है, जैसे नम्रता जी ने कहा, स्ट्रेस। मैं चाहूँगा सर आप स्ट्रेस के आगे बताते जाएं। स्ट्रेस के जो एसिड रिलीज होता है। देखिए, स्ट्रेस जो होता है ना, कई तरीके का होता है, और स्ट्रेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से होता है, और कई तरीका इसमें बोल रहा हूँ कि बाहर भी होता है, घर में भी होता है, और सोसाइटी में भी होता है। स्ट्रेस अगर आपने किसी लेडीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं जैसे महिलाओं का आज प्रोग्राम है, महिला में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो हर चीज़ को मन में रख लेती है, ज़्यादा उजागर नहीं करती है। और मर्द में, जेंट्स में क्या होता है कि वो जो बोलना बोल के ख़त्म कर देते हैं, पानी पियेंगे और अपना सब ख़त्म कर देंगे। आज जो उदाहरण के तौर पर जो महिलाओं का इतना सॉफ्ट माइंड होता है या हार्ट होता है कि अगर उनके हस्बैंड ने या उनके किसी भी परिवार वाले किसी ने किसी काम के लिए अगर मना कर दिया कि तुमने, और डांट दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसने कहा, क्या किया, तो वो तो करके चले जाएंगे। लेकिन जो उनके दिमाग में, जो महिलाओं के दिमाग में होगा, तो बोले मैंने ऐसा क्या किया।
तो सर क्यों किया, कैसे किया, तो वो सोचती रहेंगी और वो सोचना जो है मन में एक तरह का टेंशन का और विकार का कारण बन जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग है ठीक है। जो नाम चाहते हुए भी एकदम से उनके दिमाग में ठीक बोल जाता है। और वही महिलाओं के शरीर पर उनके ताकत का उसमें स्मार्टनेस में फर्क डालता है, माइंड में फर्क डाल देता है। सबसे बड़ी चीज़ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी वो दिल के अंदर सोचती रहेगी कि ऐसा क्या हो गया। तो लेकिन डॉक्टर साहब ओवर थिंक करना तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। देखिए, आप भी करते होंगे कभी कभी। मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि औरतों और जेंट्स में फ़र्क बताया ठीक मैंने। मैं तो करूँगा तो मैं तो अब एक गिलास पानी रखा ना, अब मैं जो आपने कहेंगे आपने किया, क्यों किया, आपने अच्छा नहीं किया, वो नहीं किया, मैं पानी पीऊँगा फिर हंसी मजाक कर लूँगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपको मैं करूँ, आपको कह नम्रता जी आपने तो काम ठीक नहीं किया, आपका ये ब्रॉडकास्टिंग मुझे तो पसंद नहीं आया, या मेरे लोग तो उसमें गालियाँ दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, फिर ऐसा क्यों हो गया। अब वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचोगे, एक चाय खाना खाओगे तभी कहोगे यार इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। वो आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। मतलब एक तो नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। जो आप बता रहे हो वो नॉर्मल बात है। एबनॉर्मल बात की होती है कि जो इसको डांट देंगे या करेंगे किसी प्रकार का ऐसे इंसल्टिंग वे में बात करेंगे तो उसको दिमाग में। तो मतलब महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल sensitive। होती हैं, यही उनकी बीमारी का कारण है। बीमारी का सबसे बड़ा वो जो करेंगे वो आपके उसको एक्सिड में बदल जाएगा। जो करेंगे वो सीधा हार्ट पर और स्टमक में जाएगा, उस पूरे शरीर में जाएगा, वो एक्सिड में बदल जाएगा और उसकी जगह आगे से आगे उनका प्रोग्राम बनता रहेगा और वो बीमारी का कारण बन जाएगा। तो कौन कौन सी बीमारियां महिलाओं की वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ये बताइए पॉडकास्ट ठीक है ना? जो पिछले बिल्कुल ठीक पॉडकास्ट हुए हैं है। ठीक और हुए मैं हैं? तो व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और वो रेस्पॉन्स भगवान करे लगा तो वो प्यार बना रहे हैं व्यूअर्स का, ताकि हम एक बार फिर नम्रता जी के सामने आकर के यहाँ बैठ ठीक है, जाए। नहीं तो मैं अगले 1 घंटा स्ट्रेस में रहती फिर और ओवर थिंक करती रहती। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ स्ट्रेस मत करिए आप। ठीक है, खैर मजाक से इधर। सर बताइए, अब ये स्ट्रेस से ओवर थिंकिंग से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं महिलाओं के लिए? सर अक्सर बताते हैं, अभी क्यों नहीं बताया मैं नहीं समझ पा रहा कि स्ट्रेस में दो चीज़ें, महिलाओं के पास कोई सोर्स नहीं है कि उसको वेंट दे दें। महिलाओं में घर में पति देव हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, ननंद देवरानियाँ हैं, जिनका अनेक रिलेटिव, एंड हर एक को अपेक्षा है कि ये हमारा भी काम करे, हमारा भी करे, हमारा भी करे। वो अकेली क्या क्या कर सकती। ऊपर से सवेरे से अगर लाइफ देखें तो उठ के बेटा बोलेगा मम्मी टिफ़िन तैयार है क्या, स्कूल को देर हो रही। बड़ा वाला बोलेगा मम्मी तैयार है क्या टिफ़िन, ऑफिस को देर हो रही। सासू जी बोलती हमारा काम अभी तक नहीं किया। ससुर जी बोलते। ये खाली हुक्म लेने वाले होते हैं, हुक्म देने वाले है नहीं। वो कहाँ से बिल्ड होगा। और भगवान की रचना ये है कि आपको इतना इमोशनल बनाया। वो इमोशनल ना बनाया होता तो जितना प्रेम के खातिर आप बच्चे की त्याग करती हैं, नए जन्मजात को 24 घंटे में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता जन्म के बाद कभी सोई होगी 1 साल तक एट ए स्ट्रेच 5 घंटा नहीं मिलती। 1.5 घंटा हुआ, क्या हुआ भाई, रो रहे, क्या है चेक करो, सुसु हो गई, सुसु हो गई, पेट खाली हो गया, अब क्यों रो रहे भाई, पेट खाली है, भूख पिलाओ। वो सो नहीं पाती। तो उनको प्लस घर का सब, तो भगवान ने इमोशनल बनाया है, उस इमोशनल को प्रैक्टिकल वे से देखना है। अब होता क्या है कि जैसी तनाव आया तैसी पेट में एसिड बन गया। लिखे कोई भी चेक कर ले, कहीं भी चेक कर ले, सर बोलते अक्सर मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। तो जैसी तनाव आया पेट में एसिड बना, और जैसी एसिड बना तो तनाव दूर करने के लिए, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया, कॉर्टिसोल का रिलीज हो गया। अब ये एसिड और ये कॉर्टिसोल मिल करके हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है, हमारे 8 चक्र में हार्मोन्स है, वो बैलेंस बिगड़ा। और महिलाओं का तो प्रधान है भाई थायराइड हार्मोन है, थायराइड की बीमारी उनको है, मेंसेस हार्मोन रिलेटेड है। तो हार्मोन बैलेंस बिगड़ा तो उनका मेंसेस बिगड़ा, और लाइन सर की है कि जिस महिला का पीरियड नॉर्मल नहीं वो महिला निरोगी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो मैक्सिमम लड़कियां मेरे नोन में भी जो हैं, मेरे ऑफिस में ले लीजिए या मेरे घर परिवार में, मैं जिससे भी अगर इस चीज पे बात करूं, हर तीसरी लड़की, हर तीसरी महिला
इरेगुलर पीरियड से या तो सफर कर रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस तो हर दूसरी लड़की को है, ना। क्या प्रॉब्लम है? यस, पहले जमाने में बताइए पहले नहीं होती थी? नहीं होती, क्यों? बस स्ट्रेस तो पहले भी था, ये मैं आपसे पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र कर रही थी। तो उसके स्ट्रेस तो उसके पहले भी था। आगे देखिए, उसके पहले आगे की सास तो कितनी खतरनाक होती थी, अब हाँ, तो बेचारी बहुत बाप मैनेज करती रे, है। बहुत बहुत। तो पहले सास और भाई चिली सॉस होती थी। फिर बताइए, तो स्ट्रेस तो उस टाइम पे भी था, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। बिगड़े कहाँ हम, जब तक फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ तब तक हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल नॉर्मल था। तो वो टॉपिक थोड़ा सा इलेबोरेटेड होगा, तो हम आगे कवर करने ही वाले हैं इसी ठीक है। पॉडकास्ट में। ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट ये लेते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से होता क्या है। चलिए यही बता दीजिए तो पहले। ठीक है। सर आप बताएं क्या क्या लक्षण नहीं है, सर, पहले बीमारियां। बताइए, हार्मोनल डिसबैलेंस बस इन्हीं चीजों से होता है, स्ट्रेस वगैरह से ही? नहीं, बहुत कारण। सबसे बड़ा कारण जो होता है, मैंने साइकोलॉजिकल इफेक्ट में बता दिया आपको, वो पूरे शरीर में ऐसा फैल जाता है जहर की तरह कि जो बैलेंस है आपका इम्बैलेंस हो जाता है। एंगरनेस है उसमें, है आपका टायर्डनेस है, दूसरी चीज़ आपका जो सोच की प्रक्रिया है उसमें होता है, व्यवहार में होता है। तो ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस अपने बॉडी को इम्बैलेंस कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके कैसे पता चलेगा इम्बैलेंस है कि नहीं बिल्कुल सही है? बात। कारण भी तो मालूम होना चाहिए। आपका पेट दर्द है, आपको कैसे पता चलेगा किस वजह से पेट दर्द हो रहा है? तो यही इसमें भी कारण होता है। सबसे बड़ा कारण होता है माइंड का। हार्मोनल डिसबैलेंस का सबसे मेन कारण है माइंड में। आप क्या सोच रहे हैं? ये सब कारण जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। अगर ये हो जाए तो समझ लीजिए आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। ठीक है। जैसे आपका है माइंड, उसमें डिप्रेशन आता है, हम्म। उसके बाद के अंदर एंजाइटी आती है, ठीक है। एंजाइटी, उसके बाद फटीग, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो फटीग आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद के अंदर गर्दन में दर्द, ठीक है। गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या बाजुओं में दर्द होता है। और उसके अलावा जो स्किन है, वो स्किन का जो ग्लो है, वो ग्लो आपका डार्कनेस, उसको कालापन होना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ की होती है। उसके बाद के अंदर हार्ट बीट, आप देखेंगे कि जब आपको कोई गुस्सा आता है, तो क्या होता है, आपकी नर्व्स 37 नर्व्स काम करती है जब गुस्सा आता है तो, और जब खुशी होंगे तो 17। कितना एक डबल का फर्क हो गया। तो ये सबसे बड़ी चीज़, हार्ट जो है, हार्ट आपका पूरा एक तरीके का बॉडी का मॉनिटर है, जो आपको बताता है क्या करना, क्या हार्ट में एकदम से क्या तो चक्कर आ जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, लगेगा मैं बैठ जाऊं, पानी पी लूं। लेकिन ये जो जिस सब हार्ट जो है इम्बैलेंस का एक कारण बन जाता है। फिर नमनेस, अगर बॉडी में अगर आपका खून, जो बॉडी का नमनेस, क्या खून जब बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो नमनेस आ जाएगी। तो उसमें क्या, अगर आप एक पिन भी चुभाएंगे तो आपको नमनेस इतना हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को पिन चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है। मतलब सुन्न हो जाना। सुन हो जाना, नमनेस का मतलब है सुन हो जाना। उसके बाद में चमड़ी, सूखी चमड़ी हो जाएगी, चमड़ी का सूखापन आ जाएगा। और उसके बाद में गर्मी, बिना गर्मी नहीं होगी तब भी आपको इतना हो जाएगा, गर्मी एकदम से आ जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, और उठ करके ऐसे लगेगा मेरे को पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ये करो। इस प्रकार से आपको फीलिंग हो जाएगी। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाँ, तब ये सब सारे इम्बैलेंस के लक्षण कारण बता रहा हार्मोनल हूँ मैं इम्बैलेंस आपको। के। उसके ये बाद में क्या दर्श- होगा कि मोटापा। ठीक है। एक तो कहते हैं ना कि भाई खाना खाया तो मोटापा आ गया, लेकिन एक बिना खाए बिना कारण एकदम से मोटापन, शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो मोटापन आना शुरू हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल हाई बढ़ जाएगा, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और डायबिटीज और थायराइड, डायबिटीज क्यों बढ़ेगी, जब दिमाग में चिंता लगेगी, टेंशन होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगा, तब जा करके आपको शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और वो डायबिटीज में कवर हो जाएगी। फिर आपका बनता है डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। ये हर एक को नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट है उनका होता है कि जब ये होता है, या तो डायरिया हो जाएगा, या आपको कब्ज हो जाएगी। आज आप फ्रेश होने गए, कल नहीं गए, परसों फिर गए, मतलब बीच में गैप हो जाएगा। तो वो इस तरीके का, ये सारे जो लक्षण हैं। और प्यास, लगातार प्यास लगेगी। जब प्यास ज़्यादा लग जाएगी, अब ये पानी पिया, मैंने अभी आपको बताया ना कश्मीर का जो बताया था, कि अभी आपने खाना खाया,
चाय, वो कश्मीर में चश्मे चाय का पानी पिया, थोड़ी देर में आए तो फिर ऐसा लगेगा जैसे आपने खाना खाए को बहुत टाइम हो गया। इसी प्रकार चाय ये अपना प्यास का होता है। अभी आपने पानी पिया, आपके शरीर में गर्मी आ गई। गर्मी इस वजह का आपका टेंशन है, और उस टेंशन की वजह से आपको लगेगा जितना जल्दी पानी पियो और जितना पानी पियो शरीर में तो दिल में ठंडक पड़ जाए। ये सब कारण जब पता चल जाए तो समझ लेना है कि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, और यही सारे पेशेंट को या सारे इंसान के शरीर को ख़त्म कर देते हैं और बिस्तर पर डाल देता है। सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये तो लक्षण हो गए कि अगर किसी के हार्मोनल डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मैं अगर तो ये तो लेकिन किसी के भी हो सकते हैं ना, महिलाओं के ही क्यों? ज़्यादातर महिला में बता रहे सॉफ्टनेस, सॉफ्ट ऑफ हार्ट। अच्छा, क्योंकि महिलाएं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव ज़्यादा है, इम्पैक्ट ज्यादा जब ज़्यादा ठीक है, मैं आप फोकस महिलाओं में उनको बनाया गया है ऐसा नेचर। देखिए, एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी को जन्म देना है, जीवित, और वो उनकी माइंडसेट तो महिलाओं को बहुत स्पेशल बना। तो बायोकेमिस्ट्री अलग है उनकी। सच बोले, भारत में देवी शब्द दिया गया है, और कभी भी भगवान के नाम के पहले देवी का नाम पहले आता है। उसका कारण है महिलाएं आर टोटली ग्रेट स्पीसीज ऑन अर्थ। वो नहीं होती तो ये अर्थ होती ही नहीं ना। सही बात है सर। फीमेल सेक्स हार्मोन इम्बैलेंस के लक्षण क्या होते हैं? वो भी यही लक्षण होते हैं या उनमें से कुछ अलग? नहीं, वो अलग होता है। फीमेल के सेक्स हार्मोन के जो होते हैं वो, उसमें क्या आता है कि हैवी और इरेगुलर मेंसेस, अच्छा, या तो ज़्यादा होंगे या इरेगुलर होंगे। कभी कुछ टाइम गैप हो जाएगा, कभी जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे किसी का मंथली होता है, किसी को 10 दिन के बाद होएगा, 15 दिन के बाद होएगा, 20 तो दिन। पीसीओएस पीसीओडी वाले वो पे वो अलग है। वो अलग है, डिफरेंस बताइएगा बाद। वो चीज़ अलग है। ठीक है। और उसमें फेस में एक्ने हो जाएगा। फेस ठीक में है, हाँ, एक्ने ठीक होता है है, ना, क्या पिंपल्स टाइप हो Pimples, जाए, ठीक है। वो हो जाएगा। और चेस्ट के अपर पार्ट में ब्लैकनेस आ जाएगी। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें बालों पर बड़ा असर होता है। जब इम्बैलेंस होगा या सेक्स का हार्मोन्स होगा तो उसमें बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। या तो एक एक करके होगा, या जो गुच्छा गुच्छा टाइप है ना, क्या कहते हैं, गुच्छा टाइप ही कहते हैं ना, बालों का गुच्छा टाइप कहते हैं ना, वो निकलने शुरू हो जाएंगे बालों का। गुच्छे में बाल। हाँ, That is तो उसमें क्या alopecia है कि type। उसमें आपको बालों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस चीज़ में आंखों में इफेक्ट होता है, आंखों में भारीपन आ जाएगा, आंखों में रोशनी में फ़र्क आ जाएगा, आईलिड्स में, आईब्रो में, सब में आपको इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें इम्बैलेंस, ये सेक्स का जो हार्मोन है उसके लिए। फिर उसके बाद मेनोपॉज। एक सेकंड डॉक्टर, मैं समझना भी चाहूंगी फीमेल सेक्स हार्मोन है क्या, मतलब ये काम कैसे करता है? वो शायद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हाँ, अच्छा, वो जो हम साइंस में एक्स और वाई एक्स पढ़ते हैं वही है ये? नहीं, वो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स है। वो क्रोमोसोम्स है। अच्छा। जो सेक्स हार्मोन आपने पूछा है, हाँ, वो जो एक मेल होता में अलग होता है, वुमेन में हाँ, अलग होता है। अच्छा, देखिए, ठीक है। मेल में अलग। तो उन पे इम्पैक्ट भी फिर अलग तरीके से होता होगा, कम होता अब होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हॉर्मोन्स है। ठीक है। तो सर ने जो बोला है कि लक्षण क्या, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस अगर बिगड़ गया, अच्छा, तो और- ये सब लक्षण तो है। और साथ में अगर थायराइड का है, थायराइड हार्मोन, फिर तो पूरी लाइफ गड़बड़ा जाती। तो जितने लक्षण आज के महिलाओं में देखे जा रहे हैं, वो ये तीन का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड थायराइड। अब ठीक है। पुरुषों में क्या है, एक ही है, ऐसे अनेक हैं पर मेन प्रोडोमिनेटली एक, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उनका वो बिगड़ा तो फिर उनको प्रोस्टेट और उनकी दुनिया भर की बीमारी चालू हो जाती, जो ओल्ड एज में देखने में आती। बिल्कुल, बिल्कुल। बार बार यूरिनेशन, भूख का नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वगैरह, तो वो अलग इशू है। तो हार्मोन हमारे 8 चक्र हैं, एंड हर चक्र के साथ मॉडर्न साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, हर चक्र का अपना एक हार्मोन है। और जब तक चक्र सही सलामत है तब तक बॉडी हेल्दी। और इन सबों का जो गुरु है, बाप, वो है सहस्रार चक्र, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। अच्छा। और जहां आप बिंदी लगाती हैं वो है पीनियल ग्लैंड। और यहाँ क्या फायदा है, इस ग्लैंड का क्या फायदा है? क्योंकि कहते हैं टीका लगा लेना चाहिए तो मन शांत रहता है, तो यहाँ से क्या मतलब है उसका? एक पॉडकास्ट अलग से करें या अभी बोलिए तो हम मुझे बोल हल्के देते में बता दीजिए थोड़ा सा। तो ये बताते। ये सारा खेल एक रात में शादी हुई
फेरे हुए, माँ बाप बदल गए, अभी आपके नए मम्मी पापा हैं, रिश्तेदार बदल गए, सेट ऑफ रिश्तेदार, बेडरूम बदल गया, लेटरिन बाथरूम बदल गए, बदल गया। हाँ, खाना बदल गया, और सबको आपको एडजस्ट करना है। तो भगवान ने क्या किया कि दो चीजें कंट्रोल करती, नहीं तो यही चीज अगर पुरुषों को बोले कि भैया आपकी विदाई होगी, आपको वहां जाके रहना है, ये तो भड़क जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे। लेकिन बेचारी सब सहती है, वो भी घूंघट डाल के। क्यों सहती है? क्योंकि यहाँ पे सिंदूर पड़ा है, दैट इज लेड ऑक्साइड, और वो लेड ऑक्साइड इतना हैवी होता है कि वो इस ग्रंथि को कॉन्स्टेंटली दबा के रखता है। इसलिए शादीशुदा महिलाएं हमेशा उनको सिंदूर लगाना ही पड़ता है। ना लगाओ तो बोलते थे पुराने वाले ये लक्षण ठीक नहीं है। और दूसरी जो हमारा माइंड कंट्रोल करती वो पीनियल, शंकर भगवान की तीसरी नेत्र, और उसको ठीक करने के लिए उन लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा, जो आज साइंटिफिकली करेक्ट मिलता है, कि चूना और हल्दी मिक्स कर दो, यहाँ लगा दो, वो अंदर इस तरह के सेंसेशन भेजता है कि पीनियल ग्रंथि ठीक होती है। आज ये पीनियल ग्रंथि बिगड़े तो आप लोग बिगड़ो तो क्या बन जाओगे मालूम? आतंकवादी। उसको आतंकवादी तक बना देता है पीनियल ग्लैंड। मतलब जो चीजें हम सनातन धर्म में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि टीका, सिंदूर, ये साइंस, और मतलब इससे भी प्रैक्टिकली टोटली साइंस। बिछिया की बात करता हूँ, बीच की बात आप अलग पॉस्टर अगर आप कहें तो बोल देंगे। बिछिया जहां पहनते, आर्थराइटिस क्यों होता है? ये पहनी कहाँ जानी चाहिए? लास्ट उंगली से एक उंगली पहले। तो लेकिन हमको तो सेकंड और थर्ड में पहनाई जाती है। वो फैशन चेंज कर दिया। पुराने देखो, पुराने देखिए आप, देवी देवताओं तो सारी उंगलियों में पहन लूं ना फिर पैर की, ठीक रहेगा सब कम कुछ। से कम लास्ट बट वन में तो जरूर पहने। होता ये है कि आर्थराइटिस, एक पॉडकास्ट में शायद मैंने बोला होगा, स्ट्रेस, हाँ वो इसमें सबसे पहले वाले में आपने मेरे साथ डिस्कस किया था। हाँ, आर्थराइटिस होती है तनाव से। और आज मेरे को जो फोन आते, सर को फोन आते, हाँ भाई आप लोग राइट हो, हमको तनाव हुआ था, उसके बाद आर्थराइटिस हुआ। तो वो तनाव, आर्थराइटिस से बचने के लिए सेकेंड उंगली में एक डाला गया था छल्ला, दैट इज आपकी बिछिया, और ऊपर इसके ऊपर जो टखना है अपना, वहां पायल पहनाते। पायल इसलिए पहनाते कि सारे जो फीमेल हार्मोन्स है एंड पॉइंट्स है वो उधर है, उसको कंटिन्यूस प्रेशर मिलता रहे, इसलिए वहां बिछिया है। मतलब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। एक मजाक, ऐसे जोक वायरल होता है कि महिला की शादी हुई है किसी की, और वो कहती है कि हम लोगों को शादी के बाद कितना कुछ पहनना पड़ता है ना, बिंदी लगानी पड़ रही है, सिंदूर लगाना पड़ रहा है, चूड़ियां पहननी पड़ रही हैं, तो पायल पहननी पड़ रही है, तुम लोगों को क्या करना पड़ता है? पुरुष कहता है हम लोग के चेहरे से ही दिख जाता है कि शादी। अब देखिए, ये मजाक से इतर ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि पैरों में पायल क्यों पहनती है, तो बिछिया क्यों पहन, इतना सारा काम करना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। एक लाइन बोलने से मैं नहीं रोक पा रहा हूँ अपने आप को, माफ करें। 9 चूड़ियां पहनती थी पहले, वो भी कांच की, 7 पहनने लग गई। तो पहले 9 बच्चे होते थे, अब 7 होने लगे, फिर 4 पे आ गई, फिर 2 पे आ गई। अब कांच की चूड़ी पहनती नहीं तो बच्चे होंगे कहां से? सारे पॉइंट्स इधर है, सारे पॉइंट्स इधर है, फीमेल्स के इस कलाई में सारे पॉइंट्स इधर है। आप घड़ी ये वॉच क्यों पहनते हैं बताइए? मैं तो टाइम ही देखने के लिए पहनती हूँ, कुछ और लॉजिक है इसके पीछे? नहीं। फिर इसमें जो आप पहनते हैं उसमें जो नर्व्स होती है, इसके नीचे जो नर्व होते हैं वो दब जाती है, और उसके दबने से आपको शरीर की कई चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। जैसे कि आपका सोच का है, आपका विश्वास का है, आपका कॉन्फिडेंस का है, आपके व्यवहार का। ये इसी के लिए एक ही के नर्व्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लोग पल्स क्यों देखते? नाड़ी कहाँ देखते? यही देख लो ना, यही चेक करते, वही पॉइंट सर कर रहे। और ये तो नाड़ी देख के बीमारियां भी बता देते कौन कौन सी हैं। और उस पे घड़ी पहनना बहुत अच्छा है, चूड़ी पहनना भी, जिनको दोज हु चूड़ी तो लूज होती है, फैमिली वे मस्ट सही बात पहननी चाहिए, नहीं, नो डाउट। और एक लास्ट परमिशन दे तो जी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ऐसा है। हार्मोनल पे आ जाएंगे, इम्बैलेंस पे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मांग, नाक के सीधी लाइन में सिंदूर भरना चाहिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इधर है, सहस्रार चक्र पे। फिर अब
जमाना तो फिर बदला, अगर ये माइंड शांत करना है तो ये नाड़ी ठीक करनी है, सब करना तो ये पड़ेगा। पॉइंट्स ठीक करने हैं, पूरा तो फिर तो भारतीय- आदमियों को भी कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहेंगे, मैं तो नहीं कह रही हूँ। बताता हूँ क्यों लोग आदमियों कहेंगे। को क्यों नहीं करना है। ये तो हुक्म देने वाले सिंह है, ये लेकिन हुक्म मन की देते शांति खाली। तो सबको ही चाहिए। इनको कौन घर में किसकी हिम्मत है, इनको टोक दे, बोल दे, करेक्शन कर दे, किसी की नहीं है। तो इनको डर रहता ही नहीं, कभी तनाव आता ही नहीं। तनाव आया ये free तुरंत of mind निकाल रहते दिया। नहीं, लेकिन हम अगले पॉडकास्ट में इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। आदमियों को भी स्ट्रेस होता है, आदमी नहीं, stress होती होता है। और जितना स्ट्रेस और जितनी जिम्मेदारी के साथ लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है, लड़के को भी स्ट्रेस होता है, वो भी तो फंसता है स्ट्रेस बेचारा। होता है, लेकिन अगर उस स्ट्रेस को आप लड़ाई झगड़ा करके, मारामारी करके, बंदूक चला के निकाल दें तो काय का स्ट्रेस। सही बात है। आपको कहाँ फ्रीडम, महिलाओं को कहाँ दी फ्रीडम। वो बोल देंगे तुरंत, घर में 2-4 बोलेंगे, बहुत बोलती हो, ये देखो इसको तमीज नहीं, माँ बाप ने सिखाया नहीं, वो सब आ जाता ना। इसलिए लेकिन मेरे को लगता है बेचारी डॉक्टर साहब, पी अब तो के चीजें रहती। बदल रही हैं। नहीं, अब बदल रही देखिए हैं। स्ट्रेस का जो आपने बताया ना, आदमी को क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि था। आदमी थोड़ा लेट गो कर देता है। वो मेरे को आप डांट देंगे तो भाई तुमने आकर के गलत काम किया, ये किया। मैं सोचूंगा 10 मिनट, सोचूंगा आधा घंटा, सोचो एक यार गिलास। छोड़ो, पानी पियो और चलो। लेकिन लेडीज के, महिलाओं में जहाँ तक है, जो आपका हार्ट है, सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं, सॉफ्टनेस ही बोलते हैं ना, हाँ, सौम्यता, सॉफ्टनेस, सेंसिटिव। दे आर सॉफ्ट, डेलिकेट, वेरी डेलिकेट सॉफ्टनेस जो है, वो सॉफ्टनेस उसको बाहर निकलने नहीं देगा। जो भी आप सोचेंगे उसको बाहर नहीं निकलने देगा, वो अंदर ही अंदर, और वो बोलेगी भी नहीं। बोलेगी कब, जब बहुत परेशान हो जाएगी कि अब तो मैं आउट ऑफ वो हो गया, मेरे टॉलरेंस हो गया, तब बोलेगी भाई। आजकल तो देखो, आजकल की लेडीज जो हैं तो उस केस में वो इतना बोल देती है कि बस आर या पार। वो निकल गए, तो क्या होगा फिर, भारत के घर महाभारत हो जाएगा। सही कह समझे रहे ना। हैं। ठीक है सर, वापस। तो एक मिनट प्लीज। तो आज अगर ये चेक करना है लड़कों को या मेल्स को कि भाई ये शादीशुदा है या कुंवारी है, तो पहले स्ट्रेट था, चेहरा देखो, इधर से लाइन दिखती थी लाल, तो शादीशुदा है भाई, डेंजर, सिग्नल रेड है। आज कोई इधर लगाती, मांग भरती, कोई यहाँ भरती, कोई कहाँ भरती, चेक करने के लिए कि भैया शादीशुदा है नहीं, पूरा राउंड लेना पड़ता है। और फिर सामने आओ तो आजकल की बाल काट के इतना रखती हैं इधर तक, तो फिर उसको पूछना पड़ता है, भैया मे आई नो वेयर इज योर, विच साइड इज योर फेस। चलिए खैर, क्यों नहीं? अब सर हम हार्मोनल, चलिए, थोड़ा सा पॉइंट रह गया हार्मोनियम। हाँ, बिल्कुल से इसका आपका, चलता है। कर- उसमें complete क्या है कीजिए। कि जो मेनोपॉज होता है ना, वो गर्म हो जाता है, हॉट फ्लैश हो जाता है। मेनोपॉज जो होता है लेडीज को, उसमें जो ठंडा को होता है वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब ये होगा तो। और उसके अलावा क्या है कि फिर पीसीओडी और पीसीओएस, ये आजकल के टाइम में पॉलिसिस्टिक जो है ओवरीज का है, वो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई देता है। आप 11-12 साल के बच्चों को देखें, कई केसेस जैसे मैंने देखे, मेरे पास चल रहे हैं कि 10 साल 11 साल के उनको इसका फाइब्राइड है। सर ये पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये क्यूरेबल है? हाँ, क्यूरेबल है वेरी ना। मच। तो लेकिन डॉक्टर्स तो लंबा लंबा ट्रीटमेंट कराते हैं। देखिए, वो मैं आपको बताया ना, फिर वही बात हो जाएगी कि किसी सिस्टम को एलेज करना, मैं एलेज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, वो बिल्कुल क्योरेबल है। लेकिन क्योरेबल कब है, जबकि वो मिडिल स्टेज को क्रॉस ना करे। अच्छा, जो गांठ जो बनती है धीरे धीरे बनती है, मिडिल स्टेज तक आ जाती है, और उस थोड़ा से ऊपर तभी वो क्योर हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको सर्जरी फिर जरूरी होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन वो है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे हाँ, होम्योपैथी हो प्रेफर जाता कर सकते हो हैं। जाता हो जाता। उसके बाद में क्या, इम्प्रॉपर मेंसेस पीरियड आज है, जो हर महीने होता है वो रही, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, और ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में क्या है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, ये जब ये होगा तो हर बात में गुस्सा आएगा, चाहे आप अच्छी बात कहोगे तो भी गुस्सा आएगा। चिड़चिड़ापन वो हो जाएगा। तो क्रॉनिक स्ट्रेस से सर का ये कहना है कि आपको घर में कोई चीज़ पसंद नहीं, या किसी से बस हो गई, ठन गई, तो अभी कंटिन्यूस है वो स्ट्रेस, वो घटता बढ़ता नहीं है, बना ही रहता है। ये वो स्ट्रेस है। ठीक है। क्रॉनिक ये क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब यही है कि अकारण, बिना कारण एकदम से गुस्सा आ जाएगा आपको, चाहे कुछ भी हो, वो बात ही नहीं हो, लेकिन चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अच्छी बात कहोगे उसको चिड़चिड़ापन आ जाएगा।
ये सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर सबसे बड़े इलाज है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ इन यूट्रस लीडिंग टू हार्मोनल बैलेंस। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है ये। जब ये सारे 11-12 कारण जिसके लेडीज़ को पता हो या जिसके पास महसूस होता हो तो समझ लीजिए इसको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पक्का सोच लीजिए। सर लेकिन एक बात बताइए, जैसे अमूमन ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स में कोई लड़की है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि उसको उसका मूड बहुत स्विंग होता है। अब कुछ लोग जैसे मेन वाला जो फॉर्म है, कई बार लड़के कह देते हैं कि हाँ ठीक है होता होगा, कुछ लोग हंस देते हैं। जिसको नहीं होता, जो नहीं फील कर सकता, वो कहता है कि यार इतना भी नहीं होता होगा। ये वाला स्टेज कौन सा होता है? मान लीजिए किसी लड़की को स्ट्रेस नहीं है, मस्त रहती है, अपना बिंदास रहती है, फिर भी अगर मूड स्विंग, तो ये भी एक प्रॉब्लम हार्मोनल से जुड़ी हुई है। यस यस यस। तो वो तो फिर 365 दिन हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो मूड स्विंग हर बार ही होना चाहिए, उस पर्टिकुलर 3-4 दिन में क्यों होता है? नहीं, जब इसका स्टार्टिंग होगा तो होगा, वैसे नॉर्मल में भी नहीं होगा। क्या रिलेशन है दोनों का आपस में? तो स्ट्रेस बताया ना मैं आपको, सबसे मेन चीज़ तो स्ट्रेस है, बॉडीली स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है। जब ये होगा तो ये कई कई नई नई चीज़ें पैदा हो जाएंगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचेंगे पहले नहीं था, अब ये चलो थोड़ा हुआ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये कारण यही है जो मैंने आपको बताया, वो हर चीज़ को जन्म दे देता, हर बीमारी को जन्म देता था। तो उसमें ये आपको माइंड से लेके फीट तक हर चीज़ आपका इफेक्ट हो जाती है। तो सर कैसे क्योर कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस? मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूँ? हाँ, जी हाँ जी। सर का ये कहना है कि आपका क्वेश्चन है उन 3-4 दिनों में इतनी सेंसिटिव क्यों? बहुत सेंसिटिव, चिड़चिड़ी, हर एक का अनुभव है। तो अभी पहला सेंटेंस क्या बोला था सर ने कि स्ट्रेस जनरेट्स एसिड इन द स्टमक। ठीक। अब एसिड इन द स्टमक क्या करता है? कॉर्टिसोल पैदा कर दिया। अब ये कोई भी चेक कर ले कि स्ट्रेस जनरेट्स एसिड, एसिड डिस्टर्ब्स हार्मोनल बैलेंस। तो हमारे माइंड से लेके पैर तक तो हार्मोन्स है, जहाँ जहाँ ग्लैंड से उधर के हार्मोन है। तो 3-4 दिन होता ये है, एसिड सिक्रीशन पेट में ज़्यादा होता है। अच्छा। वो पेट का एसिड हार्मोन का बैलेंस बिगाड़ता है। हार्मोन का बैलेंस, बिगड़ा हुआ बैलेंस मूड स्विंग करता है। और ये इसका प्रूफ ये है कि जब मेनोपॉज आता है तो मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, कभी बिना कारण खूब गुस्सा, कभी बिना कारण हंसी, ये सारे बेसिक उसका यही है कि स्ट्रेस आया, एसिड पैदा हुआ, एसिड पैदा हुआ, उसने हार्मोनल इम्बैलेंस बिगाड़ा। हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं ना हैप्पीनेस हार्मोन, कौन से हार्मोन बोलते हैं उसे, मैं शब्द याद दिया रहा डॉक्टर हाँ नहीं फिर भी आप लोग को कॉमन नॉलेज काफी है, हम लोगों के बराबर है। अगली बार मैं आपको जवाब दूंगी इसका। हाँ ठीक 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 देना। जो भी आप लोग भी सर्च कर लीजिए। हाँ तो वो जो हैप्पी मूड का हार्मोन है वो हाईली सेंसिटिव है, वो बिगड़ता है। हाँ सर मुझे याद आ गया, वो मुझे हल्का हल्का से याद आ रहा है, हमने डिस्कस मुझे किया भी था। याद आ रहा, लेकिन क्या कर वो वर्ड अच्छा ठीक है। खैर सर मुझे एक बात बताइए, मेनोपॉज का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, कई लेडीज के केस में ऐसा होता है कि मेनोपॉज आया और चला गया, पता भी नहीं चला। उनको अचानक से फील होता है कि पीरियड्स बंद हो गए। लेकिन कुछ महिलाओं को बहुत दिक्कत देके जाता है, 2-2, 3-3 साल तक उनको आ रहा है, जा रहा है, 6 महीने बंद हो गया, फिर आ रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका क्या रीजन है? अगर उनकी लाइफ आप एनालाइज करें तो ये मिलेगा खाने पीने में बेहद आउट ऑफ कंट्रोल थी। जिन जिन ने फास्ट फूड खाया है, होटल के खाने खाए हैं, पैक्ड फूड खाए हैं, उन सबको समस्या होनी। पैक फूड और बाहर के खाने में क्या क्या है वो हम बच्चों के केस में बोलने वाले हैं, ठीक है, कवर करेंगे। पर ब्रीफ में अभी यही बोल दें कि जिनके मेनोपॉज बिगड़े हैं उनकी जीवन शैली या लाइफस्टाइल बिगड़ी थी, इसलिए उनका मेनोपॉज बिगड़ा है। पुराने ज़माने की लेडीज़, उनको पता भी नहीं पड़ता था घर वालों को कब मेनोपॉज आया और कब गया। इट वाज सो नेचुरल, एज गुड एज भाई हम भोजन करते हैं, हमको पॉटी पास करनी है, तो उसमें जितना एफर्ट लगता उतना भी नहीं लगता है। हॉर्मोन्स मेनोपॉज मेंसेस स्टार्ट होने में और मेनोपॉज आने में, तो सब खान पान। एक दर्शक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे, सिर्फ भोजन और पानी का बना है हम सबों का शरीर। और तीसरी वस्तु जो हम सबों के आरोग्य को प्रभावित करती है वो है हमारा माइंड। और माइंड की 3 खास चीज़ें जो अपने पिछले पॉडकास्ट में बताई है। गुस्सा, यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 1 ही मिनट लगेगा। गुस्सा करोगी तो क्या होगा?
हाइपरटेंशन, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट अटैक, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद पैरालिसिस। ये गुस्से की चेन है। अब मैं दूसरी चेन भी बोल दूं कि दूसरी चेन है जेलसी। जेलसी हर एक को रहती, पुरुषों को भी महिलाओं को भी। जेलसी आई तो सबसे पहले पेट में एसिड पैदा होगा। वो एसिड हार्मोन बिगाड़ता है, वो तो अलग चैप्टर है। एसिड पैदा होगा, वो एसिड पेप्टिक अल्सर बनाएगा। सर बोलने वाले हैं बीमारी के बारे में आज। फिर पेप्टिक अल्सर होगा, उसके बाद स्टमक कैंसर होगा, उसके बाद डेथ है। और सबसे खतरनाक है डर। मैं तो बोलता हूँ शोले देख कर आओ, गब्बर सिंह की फोटो घर में लगाओ, उसके नीचे लिख दो जो डर गया वो मर गया। वो मर गया। मतलब ये जो डर वाला इमोशन है, बोल रहे गुस्से वाला, जी जी जी, कंप्लीट कर दीजिए। वो डर का चैप्टर, डर क्या चेन खोलता है। डर आया, पहला कॉन्स्टिपेशन। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है चेक करो, निकलेगा डर। डर आया, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बाद डर आपने स्वभाव में बना लिया, कंटिन्यूस है तो पाइल्स। डर अभी भी नहीं हटाया है तो ब्लीडिंग पाइल्स। डर जारी है तो फिशर, उसके बाद फिस्टुला, उसके बाद डाइवर्टिकुलोसिस, उसके बाद अल्सरेटिव कोलोसिस, उसके बाद रेक्टम कैंसर। तो जिनको ये समस्याएं हैं वो देखें। भोजन पानी का बना शरीर, अरे भैया 3 इमोशन कंट्रोल में रखो। अब ये सर 86 के हैं और इनने तो जिंदगी में दवाई चखी भी नहीं। और बाप कौन थे? MBBS MD डॉक्टर। मैं इसलिए तो प्रभावित हुआ ना, मैं मान गए भाई आपको। मैंने तो 20-25 साल खूब दवाइयाँ खाई हैं। उसके बाद जब समझ आया कि नहीं, मनुष्य शरीर भोजन पानी का बना है तो इसको राइट करो, वो राइट किया। उसके बाद देखा नहीं, राइट करने के बाद भी बीमारियां हैं, तो मालूम पड़ा भाई अब जो है शारीरिक नहीं है, मानसिक बीमारियां हैं। तो ये एक एक हटाए, जेलसी हटाई, डर हटाया, क्रोध हटाया, तब जाके स्टेबिलिटी मिली। तो मतलब आपको कभी क्रोध नहीं आता? आता है तुरंत, Control। रिमाइंडर जाता है कि क्रोध तो मेरे को क्या दिखने लगता, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एंड पैरालिसिस। तो मैं बोलता भैया आप महान हो, हम छोटे हैं, शांत। मतलब देखिए, कुल मिला के इमोशंस तो हैं। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको प्यार भी आएगा। प्यार तो बिल्कुल क्या अच्छा आएगा, हार्मोन बिल्कुल होगा, आएगा। अच्छा रिएक्शन हो गया। लेकिन आपको जो ये सारे आप बता रहे हैं, जो आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेटर है जेलेसी वाला ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये सब आप मार दे, फॉर्मेट ही मार दे अपने शरीर में से ना। थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करें, नहीं तो इस चीज को तैयार रहें। फिर नहीं चिल्लाए कि मुझे हार्ट अटैक क्यों आया, अरे क्यों। लेकिन सर एक चीज सबके साथ होती है, आपके साथ भी होती होगी। जैसे आपने मुझे बताया, आप सूरत में एक बहुत ह्यूज क्राउड को आपने संबोधित किया। अब चलिए, आपकी तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 86 उम्र है, लेकिन जो बच्चे नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर उन्हें ह्यूज गैदरिंग के सामने बोलना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है या किसी के सामने अपनी बात रखनी है, सारी बात छोड़िए, बॉस से अपनी कुछ कंप्लेन करनी है, तो एक डर लग जाता है, एक पेट में एक बटरफ्लाई सी उड़ने लग जाती है। तभी हम ज्यादा खुश होते हैं। कोई किसी के अपने क्रश से मिलने जा रहा है, सर से ही सीख के मैं बोल रहा हूँ कैसे कंट्रोल करते। हम ये बोलते, पिछली पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि हम जब यहाँ आने के पहले मन में हाथ जोड़ेंगे भगवान के, बोलेंगे देखो भगवान को दादागिरी चाहिए। पहली तो ये भगवान को बोलो, मैं आया था कि आपके पास मांगने कि मेरे को मनुष्य शरीर दो, आपने अपनी दादागिरी से, गुंडागर्दी से मनुष्य शरीर दे दिया। फिर कब लेके जाओगे, बोलोगे क्या कि वर्मा कल आ रहा हूं मैं, तैयार रहना। नो, कब जब आपकी मर्जी ले जाओगे, उधर भी आपकी गुंडागर्दी। और ऐसे संसार में जन्म दिया जहां लोग बिना कारण दुख देते, बिना कारण कोई द्वेष रखते। तो अगर आपकी ये दादागिरी है तो हमारी दादागिरी भी ये है कि हम एंग्जाइटी नहीं रखेंगे, जो करना कर लो, हम डर के नहीं जिएंगे। और जब लेक्चर देने बैठते तो ये बोलते ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञान सब आपने दिया, फिर लेक्चर मैं क्यों दूं, आप दो। मैं तो एक माइक हूं, जो आप बोलोगे वो मैं बोल दूंगा। और इसमें ताली मिलेगी तो आपकी, गाली मिलेगी तो वो भी आपकी। और उसके बाद ऐसा करने से हम बेफिक्र हो जाते। भाई जो बोलना है बोलो, क्योंकि ताली गाली दोनों आपकी है, मेरा क्या जा रहा है, मेरी थोड़ी इंसल्ट होनी है। एंड रिजल्ट मिलते, ये एक तरीका है। और दूसरा बहुत पावरफुल तरीका है, जिसे हमने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस से कमाया, शरणागति। माने जहाँ तकलीफ आई भगवान को बोलो भैया आपको मालूम मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये मेरे से इतनी जेलसी रख के इतने तकलीफ देते।
तो आप जानो तो शरणागति भगवान की बहुत इम्पोर्टेंट। और एक सेंटेंस है, जैसे जैसे आप भगवान के शरणागत या किसी के भी शरणागत होते जाओगे, तैसे तैसे आपकी एसिडिटी, ये सारा खेल बीमारियों का एसिडिटी का, घटती जाएगी। जिस दिन आप पूर्ण शरणागत हो जाओगे उस दिन आपकी एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी। कितनी नॉर्मल? जब हम पैदा हुए थे अल्कलाइन थे, उतनी नॉर्मल। और जिस पल एसिडिटी आपकी शरीर की निकल गई, अल्कलिनिटी आ गई, तो आपके सारे रोग गायब। ऐसे अनुभव, ऐसे केसेस हुए हैं पृथ्वी पर कि उनने बोला कैंसर था या कोई बीमारी थी असाध्य, दवा लेते गए, डॉक्टर का भरोसा करते गए, एंड में बोले भाड़ में जाए, बचूं तो बचूं नहीं तो मरो। उसके बाद क्योर शुरू हो गया। डर खत्म करना पड़ेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब उसी के 3 चीज खत्म करनी consequences पड़ेगी। हैं। जी। पहला शाइनेस। अच्छा। जब आप बताए ना कि बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बोलने में, सब बोलने में शर्मा, डर लगता है। डर भी होता है, लेकिन सबसे पहले शाइनेस आता है कि मैं बोलूँगा लोग क्या कहेंगे। मैंने बोला है, पर ये तो हमें बचपन से माँ बाप ही सिखाते हैं ना ये सब बच्चों को। लेकिन कि आजकल आपको नहीं ऐसे सिखाते। करना है, आजकल लोग वो क्या- चीज़ खत्म हो हाँ, गई। ये चीज होनी भी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जो स्टडी होती है, जो सीखा होता है वो घर से होता है। घर जो होता है पाठशाला होता है, प्राइमरी पाठशाला होता है। अगर प्राइमरी पाठशाला में किसने अच्छा कर दिया, माँ बाप ने अच्छा टीचिंग दे दी या उसके लेसन दे दिया और वो आगे ठीक है राइट स्पीड में ले लिया, तो ये चीज़ नहीं होगी। पहला शाइनेस है, दूसरा डर है। डर किस बात का है? डर ये होगा कि मैं बोल रहा हूँ कहीं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा कहीं व्यूअर्स कहीं गलत समझ नहीं ले ले, मैं ऐसा क्यों बोला, क्या किया, वो एक तरह का डर हो गया। जब ये शाइनेस और डर हट जाएगा और जाके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और फ्री आइडियाज एक्सप्रेस करने का पावर मिल जाएगा, सोच आएगा, तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हम तो ऐसा सोचते कि मैं ऐसा ही हूँ, मैंने अगर गलत बोला है और अज्ञानता है, ठीक है, मैं ऐसा ही Accept हूँ। करूंगा मैं। आपको स्वीकारना स्वीकारो, नहीं स्वीकारना हटा दो, हमको क्या फर्क पड़ना है। जब तक ये टेंडेंसी नहीं आएगी, डर नहीं जाएगा। ठीक। अब सर ये बताइए, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले जो हमारे लाइफ का डिसऑर्डर है ना, उसको चेंज करना। जैसे खाने का है, सोने का है, आपका एक्सरसाइज है, और दूसरी चीज़ ये है कि एटमॉस्फेयर चेंज करने का है। अच्छा। एटमॉस्फेयर चाहे घर का हो, बाहर का हो, ऑफिस का हो, कहीं का भी हो, जो लगातार जो टेंशन का कारण बन जाता है, उस कारण को दूर करने का सबसे बड़ी चीज़ है। और खान पान, ये आपका सबसे बड़ी चीज़ है। जो खान पान हम लोग आज खाते हैं ना, फूड बाहर का, कोई क्या कहते हैं उसको, बाहर खाने को, जंक फूड, फास्ट फूड, ये प्रोसेस क्या फूड, ये आपका प्रोसेस। ठीक है? आपके जो आज आपने समोसा खाया, समोसा वो गर्म कर रहा है, एक ही तेल में बार बार उसको फ्राई करके देता है, तो आप क्या समझते हो प्योरिटी होगी उसके अंदर? इम्प्योरिटी आ जाएगी। और उस वैसे तो आप कहेंगे हाँ बड़ा अच्छा है, समोसा अच्छा है, चटनी भी अच्छी है, उसके आलू का मसाला बहुत, आधे घंटे बाद समोसे मंगवाने पड़ जाएंगे सर। हम मंगवाएंगे। इतना मुश्किल। बराबर है। अब जीभ के स्वाद को आदमी कैसे रोके, बताइए। पता है लोग क्या कहते हैं, खाने वाले और पीने वाले एक ही तो जिंदगी मिली है। पर आप किसको प्रसन्न करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल हेल्दी लाइफ ऑप्ट करना चाहूंगी, नहीं, लेकिन नहीं, फिर समोसा। या तो आप फिर भी समोसा, 2.5 इंच की, ये कहते फिर भी समोसा। नहीं बोलने दीजिए। तो ये डिसाइड करिए। हम तो ये डिसाइड करते, या तो हम 2.5 इंच की जीभ है उसको सुखी बना सकते हैं। वो भी सुख कितने देर का, गल्प करने के लिए 20 सेकंड के ऊपर नहीं लगते, चबाया 2 कर गले के नीचे, उसका खत्म। और या पूरे शरीर का ख्याल, ये आपकी चॉइस है। टफ चॉइस है। खैर देखिए ऐसे है इसके कि जो अलावा भोजन जो है ना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें अगर लाइफ को अपने को प्रोलॉन्ग करना है तो। और अगर सोचा है कि नहीं अब क्या जो चल रहा हो चल, मैंने कई जगह सुना है लोग कहते हैं कि अरे मरना तो है ही, फिर क्यों नहीं अपने शौक को पूरा करके मरे। वो दारू भी पियेंगे, सिगरेट भी पियेंगे, और क्या अनसन जो खाने वाली वो चीज़ें, ये नहीं मालूम कि वो अंदर जाकर के क्या नुकसान करेगा, क्या उसको वो नहीं सोचेंगे। वो तो कहेंगे खा लो यार, मरना तो है ही ना, एक दिन मरना, आज ही क्यों नहीं मर जाए। लेकिन अपनी शौक तो पूरा कर लेना। तो भगवान कहेगा कि भाई तू तो ऊपर तो आ गया है, लेकिन तूने तो शौक पूरा ही नहीं किया, वो फिर वापस भेज देगा। अगर इसको सोचा कि भाई नहीं है, भगवान तो ये बोलेगा ना मैंने तो तेरे को भेजा संसार में, तूने पूरा काम नहीं किया, तो जा वापस जा। तो इस प्रकार का कहने का मतलब ये है कि
अगर ये करना है तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, भोजन शाकाहारी करना पड़ेगा, और ये जंक फूड वंक फूड है उसको बिल्कुल 100% उसको बंद करना पड़ेगा। प्रॉपर पानी पीना पड़ेगा, पानी का इंटेक पूरा होना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तब जा कर के ये आपका हार्मोनल इम्बेलेंस में फर्क पड़ेगा ज़्यादा। दूसरे एंगल से देखें ना कि जब तक बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था, हमारी लाइफ कितनी सिंपल थी। गाँव में गाय माता के पदार्थों को लेकर, भोजन गांव का बिना फर्टिलाइजर केमिकल डाले, तो हमारा भोजन स्वस्थ था और मानसिकता बहुत स्वस्थ थी। जॉइंट फैमिली, उसमें बहुत सारे आते थे, कोऑपरेशन चाहिए, शेयरिंग चाहिए, आदर भाव अपने से बड़ों का वो सब तो न्यूक्लियर फैमिली के कारण घट गया। तो हमारा भोजन भी बदल गया, हमारी मेंटेलिटी बदल गई। और क्योंकि मेंटेलिटी इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पेट में एसिड, और पेट में एसिड डिपेंड्स ऑन कभी कभी Stress. एटमॉस्फेयर ऑल्सो सर। स्ट्रेस कि आपको स्ट्रेस, मैं सर आपको एक उदाहरण के तौर पे मतलब पूछना चाह रही हूँ, ये बात ऐसा है क्या, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में वहां पे डिस्कशन होते हैं इन चीजों के कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाँ उसको आज ऐसे हो गया तो आज ऑफिस में ऐसा हो गया तो स्कूल में ये हो गया। अब आप गाँव के परिप्रेक्ष्य में चले जाइए, मतलब आपके घर में कोई आपसे ये पूछने वाला ये नहीं होगा कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, मालूम ही नहीं ऑफिस उनको, की समस्या, पता ही नहीं काम होगा। करो, घर शब्द ही नहीं मालूम। तो मुझे लगता है कि जितना हम डिस्कस करते हैं इन चीजों पे, उतना और अपने ऊपर हावी करते हैं। बहुत सही, बहुत सही है। ऐसा डिस्कस ना करें तो टॉपिक ही क्लोज हो जाता है ना, खत्म हो जाती है बात वहीं पर ही। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं प्रोग्राम, उसका एम क्या है? लोगों को अवेयरनेस देना कि भाई क्या होता है, क्या करना चाहिए, और कारण क्या है करने का। जब अवेयरनेस ही लोगों को नहीं होगी तो अपने चलता रहेगा जैसे चलता है। जैसे बोले आप, पता है सर, मेरे को लगता है कि कभी कभी लोग पॉडकास्ट इसलिए भी देखते हैं डॉक्टर का कि शायद कोई बीमारी उनको ऐसी हो तो डॉक्टर हमें उसकी दवाई बता दे। दवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दवाई लेने की नौबत ना आए, डॉक्टर आपको वो स्थिति बता दे। हम तो इस पॉडकास्ट में आज तो ये कोशिश रीजन कर रहे वही हैं। रीजन होना Root चाहिए cause क्या है ना, वो रूट कॉज क्या है। जब रूट कॉज पता चलेगा तो सारी चीज का इजीली सब समाधान निकल जाएगा। ठीक है, महिलाओं की समस्याओं को डिस्कस करें सर। अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट पे बढ़ूंगा। एक बाकी है जी। कि महिलाएं की समस्या सारी के है पीरियड गड़बड़ ठीक या है। मेनोपॉज स्टेट, ठीक है, तो वो कैसे ठीक करें। घर बैठी महिलाएं गांव में बिल्कुल दूर बता दराज दीजिए क्षेत्र में है जहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बड़ी आसानी से पीरियड ठीक कर सकती हैं। जो इरेगुलर पीरियड्स हैं। इरेगुलर पीरियड है इवन इंक्लूडिंग मेनोपॉज तक, ओके, तो बता वो दीजिए। कवर करें अभी या बाद में करें? नहीं सर, अभी करते क्योंकि हैं। अभी सर तो बहुत कुछ बोलने वाले, क्या है उनके नहीं, आप टॉपिक, short में मिसकैरेज। बताइए। सर नहीं मिस कैरेज पे आएंगे सर। मैं नेक्स्ट टॉपिक मिस कैरेज लूंगी, फिर नेचुरली। अच्छा हाँ, आप बता सकते हैं, या तो हम अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी फ्लो बना कंटिन्यू हुआ है। करते, सर का पहले पूरा हाँ, हो ठीक जाए। है। इसमें आपका जो मिस कैरेज वाला बात है ना, मैरिज नहीं सर, मिस कैरेज पे आऊंगी, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं कि नेचुरली या जैसे भी आप बताना चाह रहे हैं कैसे ठीक कर सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स को और मेनोपॉज को। ठीक, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, मैं ठीक। बोलता हूँ। और पूछ लेते ना उनका टॉपिक। कोई बात नहीं। सबसे सरल तरीका, पहले तो माइंड शांत करो ठीक भाई। है। बिना माइंड शांत किए हार्मोन बनते रहेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 2 महीने अशोक आरिष्ट पिए भोजन के बाद। मैं बिल्कुल देशी चीज, इजीली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड गिविंग 0 साइड इफेक्ट्स, वो वाली बात बोल रहा। अशोक वाटिका में सीता जी को रावण ने हरण करके रखा था। ये वही अशोक का पेड़ है जिसकी छाया में बोलते कि सीता जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, वो वही अशोक के पत्ते। तो इसका एक आरिष्ट आता है, तो 2 महीने तक ये आरिष्ट पिए। भोजन, दोपहर के भोजन, रात के भोजन के बाद 1-1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। इनवेरिएबली देर इज ए ब्लड लॉस, और जब तक ब्लड रिकवर नहीं होगा तो पीरियड नॉर्मल नहीं होंगे। किसी कोई बोलती बहुत कम ब्लड ये Release था, होता है, हाँ। तो भैया ब्लड होगा तो आएगा ना। आपके ब्लड ही नहीं, इतनी एनीमिक है तो ब्लड आएगा कहाँ से? तो इसके लिए हम लोग एक साथ लोह आसव देते, लोहे का आसव। लोहा इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा तो मेंसेस नॉर्मल होगा फ्लो। तो ये 2 महीना अशोकारिष्ट, लंच के बाद, डिनर के बाद 1-1 चम्मच। 2 महीना लोह आसव, लंच के बाद
थोड़े समय बाद या साथ में। ये दवाई है कोई खाने की लौ जो आप बोल ये रहे हैं? अशोक लिक्विड्स है, अरिष्ट। आसव अरिष्ट है, आसव। पीने का सिरप टाइप? पीने का- ये का देशी चीज है, आयुर्वेदिक। अच्छा आयुर्वेदिक है, अच्छा, एलोपैथिक नहीं है। ठीक है। तो ये दो हो गया। फिर महिलाओं का अक्सर समस्या रहती है, भाई बहुत ब्लड फ्लो हुआ, तो क्या करो, हरी धनिया की पत्ती लीजिए, उसको चटनी पीसिए। ठीक ये अनुभूत नुस्खे हैं, ठीक है। ये उसकी चटनी पीसिए, बिना कुछ एडिटिव डाले, ना नमक ना कुछ ना कुछ ना कुछ, केवल हरी धनिया की पत्ती की चटनी। 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम ले लीजिए। आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज है। हाँ। फिर सेकेंडली, ऑब्वियसली अंदर ब्लड बन गया है, ओवरी में निकल नहीं रहा है, माध्यम नहीं मिल रहा, या ब्लड का ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो वो पुराना हो जाता ब्लड। और अक्सर हम देखते हैं कि पुराना ब्लड अगर बह के किसी का एक्सीडेंट केस का गया तो उसका कलर लाल नहीं रहता है, ब्राउन हो जाता है, मरून। तो कईयों को मरून ब्लड आता है, और फिर मरून ब्लड तो क्लॉटेड है, तो साथ में वो बोलेंगी, शिकायत करती हैं कि भाई मेरे को मरून ब्लड आता है, मेरे को उसमें चकते पड़ते या मलाई जैसा कुछ पड़ता है। तो हम सब लोग समझ जाते हैं कि ये ओवरी में काफ़ी टाइम रहा है ब्लड, ठीक है। और वो देर से निकला तो इसलिए क्लॉट हो चुका था पहले ही। तो उसके लिए आधा चम्मच कच्चा जीरा, कच्चा जीरा, नो फ्राइंग रोस्टिंग नथिंग, 1 चम्मच तक कच्चा जीरा पी लीजिए दिन में 2 टाइम, खाली ये 3 दिन, आपके ब्लड क्लॉट्स गायब, आपका कलर ब्राइट रेड। और तीसरा, अक्सर बोलती है कि हमको बहुत पेन होता है, अब घर में रहना है, बाहर जाना नहीं है, 1 गिलास खौलता पानी, उसमें 2 से 3 चम्मच देशी गाय का घी डालिए, और शांति से बैठ के जितना हॉट आपको अच्छा लगता है वो सिप बाय सिप चाय के जैसे पीजिए उन्हीं डेज में? उन्हीं डेज में। ये सब चीज़ ड्यूरिंग पीरियड है, उन्हीं डेज में। तो उनको ये शिकायत भी निकल जाएगी कि दर्द होता है। और फिर अभी सर का अनुभव इस फील्ड में ज़्यादा है, इसके बाद कोई मेडिसिन देना है ताकि पीरियड और अच्छा रहे। वैसे देखा गया इन 3 से पीरियड काफ़ी वो भी नेचुरली नॉर्मल हो जाता। Very फिर कुछ मेडिसिन है, कई है, उनको बता सकते। हाँ, आप अगर बताना आप चाहें बताएं, बताना तो हम चाहें। ऐसा बता है देते हैं। कि जो ये बताया ये तो घरेलू नुस्खे हो गए हैं ठीक है। जो डॉक्टर साहब वर्मा साहब ने बताया, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ में दवा लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि डबल फायदा हो जाएगा। एक तो लोकल हो गया, एक ये बाहर का हो गया। तो जैसे अब पहले से होता है, जैसे अबॉर्शन, प्रिवेंटिव अबॉर्शन, मिसकैरेज मीन्स अबॉर्शन। प्रिवेंटिव मेडिसिन में हमारी दवाइयाँ 2 चलती है, एक तो सीपिया, ये किस चीज के लिए दवाई है सर? मिसकैरेज। मैं सोच रही हूँ मैं आऊँ अभी मिसकैरेज पे, अगर आप पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है उसी के लिए कोई मेडिसिन बताएं। नहीं नहीं, उसके मैं लिए नहीं। मिसकैरेज के लिए तो बता मैं रहा हूँ। आ रही हूँ जो सर, फिर आपने मैं मुझे बताई वो मैं बोल दूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर सर मिसकैरेज पे हम और विस्तार से करते हैं टॉपिक। देखिए जो मेंसेस में दवा देते, हाँ हाँ, वो वाली ये सर की बताई दवा है, उसको मैं रिपीट कर रहा ठीक है हूँ ठीक है। कि मैगफॉस, मैग्नीशियम फॉस्फेट 6x, ओके बहुत पेन हो रहा है, निकल जाएगा। ओके ठीक। दूसरा, आयरन बहुत कमी है, तो फेरम फॉस 6x एंड नेट्रामूर 6x, ये दोनों घर में ला के रखिए, बना के रखिए, 2 टाइम लेते जाइए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल रिस्टोर हो जाएगा। ठीक। अगर एक्सेसिव फ्लो है तो उसमें ये दवाई ले सकते हैं? एक्सेसिव फ्लो नहीं, फिर? ये देखिए 2 अलग चीज़ें। खून कम बन रहा है, एनेमिक कंडीशन है, ठीक है। तो खून बनेगा तो फ्लो होगा, तो एमेंसिस होगा। तो एनेमिक कंडीशन दूर करने के लिए फेरमफॉस 6x एंड नेट्रामोर 6x दोनों दिन में 3 बार लीजिए, 3 दिन जरूर। वैसे 10 दिन तक, जब तक आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल नहीं आ जाता है, वो ले सकते हैं। ठीक है। फ्लो तो तभी बढ़ेगा ना जब आपका खून होगा। जब खून ही नहीं होगा तो करेगा। वो खून बढ़ाने के लिए ये मैथपोस है, ये जो और अगर किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए भी लिए दवाई है? उसके लिए अलग है, उसके लिए अच्छा, अलग उसके है। लिए उसके लिए हम लोग मेन वैसे तो काफ़ी स्टेज के अनुसार देते हैं, लेकिन हमारे होता है हेमामिलिस।
अच्छा सर, ये सब होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं ना? सब होम्योपैथिक तो इनका कोई नुकसान नहीं है? नुकसान है ही कोई नहीं, ना भी ले साइड सकता इफेक्ट है? है ना नुकसान है। कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है ये दवाइयाँ जिनको आपको जो रिलेटिव पीरियड के टाइम में आप ले सकते हैं, चाहे हैवी ब्लड हो, ब्लीडिंग हो, चाहे किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, अगर चाहे किसी को 20-20 दिन डिले है और जैसे जैसे चढ़ना कहते हैं, पीरियड्स डेज चढ़कर हो रहे हैं, उनको कई बार दर्द की समस्या होती है, ये उसमें भी अप्लाई कर गाइड। सकते हैं? लेकिन एक बात बताऊँ आपको, उसमें 1 वीक देना पड़ता है बिफोर और आफ्टर। जैसे आपका पीरियड का 17 तारीख है, 17 तारीख का 9 को भी हो सकता है, 17-25 को भी हो सकता है। तब तक हम इसको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आपका ये पीरियड का लिमिटेशन पूरा नहीं हो जाए। पूरा हो जाए तो उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप कंसेप्ट हो रहा है आपका या प्रेगनेंसी होने वाली है, तो उसको चेकअप करा के फिर दवा आपको लेनी चाहिए। और उसमें सब ठीक आता है तो फिर ये मिसकैरेज, इसमें ब्लीडिंग का वाले का दवा ले सकते हैं। ठीक है। ये अगर- देखिए ना, ये देखिए कि कोई भी जानवर, उनमें भी जो स्तनधारी जानवर है उनको भी ब्लीडिंग वीडिंग सारी होती है, उनमें किसी को भी कोई समस्या नहीं मेंसेस रिलेटेड। ये सारी समस्या मनुष्यों को है और उसका मेन कारण है आज तक जानवर ने अपना भोजन नहीं बदला। सतयुग से जो खा रहे थे वही आज भी खा रहे। मनुष्य ने भोजन कितना बदल दिया, किधर फास्ट फूड पे आ गए, प्रोसेस फूड मतलब पे आ बॉडी गए। को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, मनुष्य को तो बस खाना है। हाँ, तो पचे ना वो अगर भोजन करेक्ट कर ले और माइंड शांत रखे, 3 दिन बहुत गुस्सा आता है और वो रीजन बताया कि भाई चिढ़ रहती है उनको, चिढ़ रहे तो पेट में एसिड हो गया, एसिड हो गया तो हार्मोनल इम्बैलेंस किया और हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो इट अगेन गोज बैक टू 0 पॉइंट और स्ट्रेस पैदा कर दिया। तो वो माइंड शांत रखे। ठीक है, माइंड शांत रखें, स्ट्रेस फ्री रहें और बाकी जो आप बता रहे हैं। Yes. ठीक है। सर, अब मैं आना चाहूंगी इस वाले टॉपिक पे जो मिसकैरेज होता है लोगों को। उस पे मैं आऊं उससे पहले जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ दें, ये सजेस्ट करूं मैं, या हाँ। आपका नंबर दे दूं यहाँ पे ताकि लोग आपको सीधा कॉल कर नहीं, लें? आप दे दीजिए, दे दूं? लेट अस सी एक हफ्ता। ऐसा ना हो व्यूअर्स आपको फोन कर करके फिर कर डॉक्टर दे तो ना। सोनी, डॉक्टर सोनी। मैं तो चाहता हूँ ये खूब परेशान हो जाए। चलिए, और मेरे यहाँ सर आना से- बंद कर दें। नहीं, आना बंद ना करें। लेकिन मैं ठीक है, मैं दर्शकों पे सर से पूछ लूंगी, अगर ठीक है, अगर नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब उनकी परमिशन है, और नहीं दिखाई दे रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर छोड़िएगा। अब आते हैं सर हम मिसकैरेज पर। इस विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सोचिए किसी के घर में खुशियां आ रही हैं मिसकैरेज जो है और फिर एकदम से मिसकैरेज हो जाता है, तो वो कितना टूटने वाला है? प्रिवेंटिव मेडिसिन लेना पड़ेगा मिसकैरेज के लिए। अच्छा। या तो किसी को हैबिचुअल हो जाता है मिसकैरेज, हाँ, वो केस अलग हो गया। वो केस अलग हो गया, ठीक है। या कभी कभी जो ओकेजनल हाँ, होता है हाँ। वो केस अलग हो गया। लेकिन दवाइयाँ जो मोस्टली होती है एक सी होती है, जैसे हमने आपको बताया ना कि प्रिवेंटिव, उसमें आपको एक CPR ले सकते हैं, SCPI है, आप चाहें तो उसमें दिखा सकते हैं, CPR ले सकते हैं, कॉलीफाइलम है वो। तो ये कब लेनी है सर? ये आपको लेना मिसकैरेज के, जैसे मिसकैरेज हो जाता है ना, अबॉर्शन हो जाता है, उसके बाद ही लेना पड़ेगा। आपने जो पहले कारण बताया था उसे रिपीट कर मुझे ना सर दीजिए थोड़ा और कि विस्तार से बताइए इस टॉपिक को, कैसे होता ये है? 3 बैलेंस बिगड़ते हैं, हाँ, प्रोजेस्टेरोन, उससे बैलेंस एंड बिगड़ रहे हैं। थायराइड। ये बैलेंस बिगड़ने से मिसकैरेज हुआ। तो पहले बताइए। आपने बताया है, पर यहाँ बताना भी मुझे बताइए। लगता है हाँ, आवश्यक क्योंकि है। फिर दर्शक ना कनेक्ट कर लेंगे चीजों को। बताइए। मिसकैरेज ऐसा ही नहीं होगा जब तक आपके हार्मोन नॉर्मल, तब तक आप स्वस्थ। और जहाँ हार्मोन बिगड़े, क्यों बिगड़े वो तो हमने पहले बोला, फिर से रिपीट कर देंगे। जहाँ हार्मोन बिगड़े तहाँ पे मिसकैरेज होगा। मिसकैरेज के लिए एक तीसरा भी आवश्यक है हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एक और लगता है थायराइड हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसमें T3 T4 भी आते हैं, अलग है, उसी के भाई बंधु। तो ये 3 बैलेंस रखोगे आप तो आपको मिसकैरेज नहीं होगा, प्रोवाइडेड योर फूड इज नॉर्मल। देखिए, गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो अगले विषय में सर का है डेटा, वो आपको दे देंगे बच्चों के बारे में। जब बोलेंगे गर्भ में बच्चा पल रहा है और उसे नॉर्मल बन के आना है, नॉर्मल तो तब पैदा होगा जब आप उसको भोजन वैसा दोगे। भोजन गलत दोगे तो बच्चा क्या करेगा, आज ही अगले पोस्ट में कवर करेंगे वो। तो आपको भोजन राइट रखना है, हॉर्मोन्स राइट रखना है, मेंटली माइंड सेट नॉर्मल रखना है, तब तक मिसकैरेज हो नहीं सकता। लेकिन सर जब अगर किसी हो को, गया, जब किसी को प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो उसी दिन से वो जो लेडी होती है या उसके जो घर वाले होते हैं उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, स्टिल मिसकैरेज होता है।
उस समय 3 भी एस्पेक्ट कंट्रोल में रखने होंगे कि क्रोध, डिसबैलेंस है, हार्मोन बैलेंस, डर, तीसरा हमेशा हम जो बताते जेलसी, ये सर सब इसका मिसकैरेज से क्या संबंध है? मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। हार्मोन से है ना, ये रिलीज हुए हार्मोन से। हमारा क्या है, 8 चक्र, अगर 8 चक्र बराबर काम कर रहे हैं तो कोई बीमारी नहीं है शरीर में। शरीर में बीमारी होती, उसे हम ऐसे समझ सकते कि पहले के कुछ समय पहले की घड़ियां होती थी चक्र वाली, गियर वाली, आपने देखी होगी। तो गियर वाली में कम से कम 20-25 गियर्स लगे, उसमें एक गियर आप खराब कर दीजिए, पूरी घड़ी बंद। ठीक वैसे हमारे हार्मोन्स है, एक हार्मोन गड़बड़ाया, थायराइड गड़बड़ाया, पूरे हार्मोन गड़बड़ करके रख देता है। तो मिसकैरेज नहीं चाहिए। तो पहले की महिलाएं खाली भोजन पानी नहीं देती थी, वातावरण भी दिया जाता था उनको, प्रसन्न रहें, भगवान का चित्र बेडरूम में रहे, छोटे बालक का चित्र बेडरूम में रहे। वाई? टू कीप दी हार्मोनल बैलेंस इन प्रॉपरली। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली में वो दिन भर उतार चढ़ाव है, कभी गुस्सा हो रहे, कभी खुशी में है, कभी कुछ है, ये सब हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ती। विदाउट हार्मोनल इम्बैलेंस नो इमोशंस कैन अपीयर। सर फिर कैसे बच सकते तो हैं भैया miscarriage पहले वाली कैसी रहती थी? तो मस्त रहती थी। हाँ, और एक्सरसाइज नहीं उनके साथ करते आजकल के लोग, एक्सरसाइज कहाँ करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जो आटा पीसना होता उनके घरों में होता था, ठीक सब कुछ होता, जो भी एक्सरसाइज होती है वो खुद करते थे। आज क्या कहते हैं, आज अपने चक्के पर चले जाओ, ये बना बनाई चक्के पर भी क्यों जाओ। हाँ, मैंने आपकी बात मान ली सर। पहले की महिलाएं जीना भी चढ़ जाया करती थी, बिल्कुल, 8वें बिल्कुल। 9वें महीने तक शायद, अगर मैं हाँ, 8 महीने तक। लेकिन आज तो सर डॉक्टर ही बोलते हैं सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन हो आप बेड रेस्ट हो जाइए। इतनी डेलिकेट ऐसे बना क्यों दी सर? गई है भैया। मैंने मजदूर देखे हैं, मजदूर लेडी 9वां महीना चालू है, वो सीढ़ियों से वो वजन तगारी लेकर के जा रही है। वो लेकर के सर पर लेकर के चढ़ती हैं वो 8 महीने में। तो क्या क्या डिफरेंस है सर? क्या गलतियां कर रहे हैं हम तो लोग? गलती यही कर रहे हैं कि जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सरसाइज, वो नहीं कर रहे हैं हम, तो उसको डेलिकेट बना रहे हैं। और एक अलावा है कि सर, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, और एक और क्या है कि उनका माइंड खाली रहता है। उनका बेसिक एम लाइफ का क्या है, 2 टाइम भोजन मिल जाए, पेट भर, हाँ। बस। हमारा ऐसा नहीं ना, हमको वी आर वेरी मच सोशल। तो हमको ये सारी चीज़ें, जैसे उनमें दया, क्षमा, ये सब चीज़ें भरपूर होती, हम में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। और फिर ये बोला गया है कि ऑल दिस दया, क्षमा, कोऑपरेशन, भगवान की प्रार्थना आर अल्कलाइन, एंड क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, नॉन कोऑपरेशन, मेरा, आपका, ये सब एसिडिक। और जहाँ एसिड पैदा हुआ, हम तो बिगिनिंग से रिपीट करते आ रहे, सर ने जो पहला सेंटेंस बोला था कि एसिड पेट में पैदा हुआ, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा, एसिड फिर से पैदा हो जाएगा। यानी अभी हार्मोनल, आपका हार्मोन आया गुस्से वाला, आप भी गुस्सा हुई तो फिर एसिड बनेगा। ये विशियस साइकिल है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। और हम लोग का राज ही वही है, जाओ भाई, जो होता है होने दो, लाइफ में रखना है रखो, नहीं तो लेके जाओ, झंझट खत्म। फायदा ही है, ले जाओगे तो नया शरीर देना पड़ेगा। सर मिसकैरेज के बारे में कोई और जानकारी जो आप देना चाहें, जो रह गई वो या- देना है कि उसमें प्रिवेंटिव कैसे है, हाँ, हाँ, वो prevent रह कैसे, गया वो तो। बहुत जरूरी है। ठीक है सर। कि वो तो मिसकैरेज हो जाता और हो जाए तो हम रोते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना बिल्कुल। उसको। प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होती है, होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपका हमारे एक सीपिया होता है ठीक है, और कॉलीफाइलम होता है, ठीक है सर। और उसके अलावा जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, उसमें अब क्या होता है ना, प्रेगनेंस होते ही एकदम से कुछ टाइम के बाद ही मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके अंदर आपको सीकेल लेता है, SECALE, वो लेने से उनको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंट और अर्ली मैसेज, अर्ली और फ्रीक्वेंट जो मिसकैरेज होता है, जल्दी जल्दी अगर किसी को मिसकैरेज हो रहा है, हाँ, उसमें एक वाइब्रम ओपिलम, वो दवा होती है, वो ले लें तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। फिर किस ट्रॉमा जो होता है उसमें क्या कहते हैं हिंदी में, घटना दुर्घटना घट गई, हो जाता दुर्घटना ना कुछ घर हो में, जाए तो सीढ़ी से गिर गई, माइंड को कुछ जो हो एक गया, इफेक्ट हो जाता है ना। ट्रॉमा, सीढ़ी से गिरी, एक्सीडेंट हुआ, धक्का लग गया, बच्चे ने आके हिला दिया, तो वो उसमें आर्नी का ले लें। ये मतलब मैं तो छोटी छोटी वैसे तो बस स्टेज के अनुसार दवा सही दी बात जाए है, सही सिम्टम, बात है। लेकिन ये मैं दवा बता रहा हूँ जो इमीडिएटली वन लेकिन कैन। सर आप ये नहीं कह रहे प्रिवेंटिव मेजर्स, Preventive। प्रिवेंटिव कब?
जब मिसकैरेज हो गया उससे तो पहले ना हो ऐसी कोई चीजें नहीं होती ऐसी है ना, फिर वो भोजन ठीक, माइंड बताइए। ये ठीक, तो आपकी माइंड बॉडी और स्ट्रेस से भाई उसी के बने हम। जैसे एंगर का मतलब मैंने बताया, मिसकैरेज को कोई नहीं रोक सकता नहीं क्योंकि क्यों नहीं रोक मैं सकता ऐसा है, फील क्यों कर नहीं रही हूँ रोक कि सकते किसी के हैं। घर में खुशियां आ रही हैं देखिए सडनली। ऐसे मैं बताऊं, गुस्से क्या है, एक गुस्सा कारण है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे वो मिसकैरेज का कारण बन जाएगा, है कि नहीं। और उसके अंदर आप एक एकोनेट ले लें, पहले ही ले लें, मतलब थोड़ा टाइम ले लें, उसका तो हैबिटेट पहले ही होगा, पता ही पड़ जाएगा हमेशा इसको गुस्सा आता है, एक दिन में थोड़ी आएगा गुस्सा, तो कई टाइम से आए। तो उसको एकोनाइट का डोजेज देते हैं ना, उसमें क्या था, गुस्सा है या मेंटल टेंशन है या कुछ में उसको फ़र्क पड़ जाएगा, और जब ये फ़र्क पड़ेगा तो मिसकैरेज में फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब बेसिकली अपने एंगर को कंट्रोल करें हाँ, जब आप या तो पहले से ही करें अगर आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल पहले करना से है, थोड़ा कर लें। अदरवाइज जब आप प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो भी आप इस चीज को और ठीक जिससे है। जिसको आर्थराइटिस से या रूमेटिज्म से ये मिसकैरेज होता है, तो उसके लिए हमारा होता है सीमेसी फुगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल मेडिसिन है। किस चीज के लिए बताइए? आर्थराइटिस, महिला को आर्थराइटिस है हाँ। तो चांसेस ऑफ मिसकैरेज इज वेरी मच हाई। आर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द और यही सब ना, हाँ, जोड़ों कहीं का भी दर्द, जॉइंट पेन, चाहे कोई भी घुटने joint का हो, pain। चाहे हाथ का हो, चाहे यहाँ का एल्बो का हो, चाहे शुंडलर का हो, वो उसमें आपका ये सीमेसी फुगा है, मोस्ट पावरफुल मेडिसिन है। उनको आप वो भी पहले से लेना शुरू कर दें। तो इसमें आर्थराइटिस में भी आराम मिलेगा। हाँ हाँ, दोनों और में, miscarriage दोनों में। में, दोनों में, क्योंकि आपको ये आर्थराइटिस भी जो एक दिन में नहीं होता, वो भी कई टाइम से चला रहा है। पर ये दवाइयाँ बहुत प्रभावी है, काम तब करेंगी जब आपने इमोशन कंट्रोल में रखे और भोजन कंट्रोल में रखा है। अगर हाँ, ये नहीं कि कूड़ा कूड़ा खाए हाँ, जा कूड़ा रहे खाए हैं, जा गार्लिक रहे नहीं, वो पेन नहीं, फिर हो दवा रहा है भी और काम आप नहीं करेगी। दवाइयाँ भी भोजन ले का रहे तो हैं। वो तो पूरा लिमिट तो हर चीज़ की चाहिए जी। बिल्कुल। और दूसरा एडवाइस मिल रही है कि भारतीय भोजन करें। अच्छा, तो भारतीय भोजन मतलब भारतीय जैसे भोजन मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं चाहिए। आपके करते हैं पिछली लिंक दे रही ना आप, मैं तो डाल दूंगी तो डिस्क्रिप्शन में, डाल उसमें दूंगी। डाला है। अगर आप बोले दर्शकों के लिए फिर से बोल दे तो बोल देते हैं भारतीय भोजन क्या। आप रिपीट कर दीजिए सर, नहीं तो मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग तो जाकर देखिए, उस पे जब भार- क्लिक करेंगे तो पिछले पॉडकास्ट में चले जाएंगे। भारतीय भोजन की विशेषता, अभी अमेरिकन भोजन से मैं कंपेयर करूं तो वहाँ 90% कार्बोहाइड्रेट है। ब्रेड कार्बोहाइड्रेट, पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर सब कार्बोहाइड्रेट है, और बाकी 90% हटा दे तो बचता जो है दैट इज नॉन वेज। अब शरीर को चाहिए हेल्दी रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों तीनों मिलते हैं भारतीय भोजन से। देखिए, दाल चावल कार्बोहाइड्रेट मिल गया, सब्जी दाल प्रोटीन मिल गई, एंड फैट तेल का हम लोग अक्सर यूज़ करते। तो तीनों चीज़ शरीर की रिक्वायरमेंट भारतीय भोजन देता है। फिर भारतीय भोजन और क्या देता है कि हमारा अगर वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाए तो हेल्थ खराब हो जाती। तो भारतीय भोजन हेल्थ कैसे कंट्रोल करता वात पित्त कफ के इम्बैलेंस को? अचार चटनी से। और अचार चटनी में क्या होता जो वात पित्त का बैलेंस ठीक करता है? वो होते 6 रस। ये कहीं वर्ल्ड में कोई साइंस डिस्क्राइब नहीं करती। षड रस, मीठा भी चाहिए रोज, खट्टा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, कशेला भी चाहिए। ये सब के सब हमारे उस अचार में डाले हुए रहते। मेथी कशेला केयर कर लेगी, नमक डला होता है, नमकीन स्वाद मिल गया, मुरब्बे में थोड़ा मीठा होता है, मीठा स्वाद मिल गया। तो 6 के 6 रस जब मिल जाए तो वात पित्त कफ बैलेंस ठीक हो जाएगा। वात पित्त कफ बैलेंस ठीक हुआ तो 140 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये भारतीय भोजन की विशेषता। और सबसे बड़ी विशेषता, जैसे पहले पिछले पॉडकास्ट में सर के साथ जो था उसमें ये बोला गया है कि अगर मनुष्य को खूब सारे रसगुल्ले खिला दिए जाए तो या तो उल्टी शुरू हो जाएगी या डायरिया। तो अधिक भोजन ना जाए पेट में तो हम इतने बीमार हो जाते। इमेजिन करिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल, कोशिका, उसमें ज़्यादा भोजन डाल देते हैं। वो ज़्यादा भोजन डालने के बाद उसका फंक्शन गड़बड़ाता है। और यहाँ एक चीज़ और नहीं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा भोजन सेल के अंदर घुस जाए, इसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। जैसे हम अगर एक किशमिश लें, सूखी है, उसे 1 गिलास पानी में डाल दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे किशमिश फूल गई। किसी का बाप नहीं रोक सकता है उसको फूलने में। क्या हुआ कि किशमिश के अंदर शुगर खूब ज़्यादा है, किशमिश के बाहर पानी में कुछ भी नहीं है।
पानी में सब पानी है, लेकिन किशमिश के अंदर पानी नहीं है। तो एक विज्ञान का सिद्धांत है, जो चीज़ जहाँ अधिक मात्रा में है वो वहाँ से उस जगह दौड़ेगी जहाँ मात्रा कम है। तो अब किशमिश की बात करें, उसके अंदर के पोषण बाहर नहीं जा सकते। कौन रोकता है? उसका छिलका। लेकिन बाहर का पानी किशमिश में घुस सकता है। क्यों? क्योंकि वो छिलका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पानी अलाउड है, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल और जो भी पोषण किशमिश वो अलाउड नहीं। ठीक इसी तरह हम भोजन खा तो लेते हैं और वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, पूल में, तालाब में आ जाता है। ठीक है। वहाँ से किसी का बाप नहीं रोक सकता सेल के अंदर जाने में। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत लागू हो गया है, जो वस्तु जहाँ अधिक, वो जो वस्तु दूसरी जगह कम, वहाँ जाएगी ही जाएगी। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आम दुनिया में देख लीजिए, हवा जहाँ ज़्यादा ये है, डेंस है, जहाँ पे हवा विरल है, उधर दौड़ जाती है। कोई रोक सकता है तूफान को? बिल्कुल। बारिश में बादल के पास बहुत पानी है, नीचे कम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस आ गया, कोई रोक सकता है बारिश करने को? सारे संसार के चक्र इसी एक तत्व पे चलते। इसलिए भोजन ज़्यादा मत खाओ, कभी निरोगी नहीं बनोगे। रोगी नहीं बनोगे। निरोगी नहीं बन सकते, रोगी ही बने रहोगे। अच्छा, रोगी नहीं बनेंगे। अच्छा, अब सर मिसकैरेज वाला अगर पूरा नहीं, इसमें दवाइयाँ तो ये हो, मैंने बता दिया आपको, कई स्टेज के अनुसार देती है, लेकिन खासकर दवाइयाँ जो मैंने बताई है। लेकिन इसके अंदर मेरा उन महिलाओं को मेरी एडवाइस है, अगर आप परमिशन देते हैं। बिल्कुल सर। एक तो भारतीय पद्धति के अनुसार खाना खाएं, वो हमने समझ लिया। हाँ, ठीक है सर। उसमें हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। क्योंकि कमजोरी आएगी, जब हेल्दी डाइट लेंगे तो उनको ताकत भी आएगी, उनको ब्लड भी बनेगा, उनको टॉलरेंस पावर भी बढ़ेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे है कि सुबह उठ करके 1 गिलास पानी पिए, 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी, ठीक है, वो पिए। तो उनमें क्या है कि 1 गिलास पीना जरूरी है? जो पानी तो जरूरी है ना। नहीं, 1 कप भर अगर कोई पी रहा नहीं, 1 गिलास तो पूरा, उसमें है, 1 गिलास करना शुरू कर। 1 गिलास तो छोटा ही होता है ना, इतना बड़ा बहुत ज्यादा वो पंजाब का गिलास थोड़ी है जो कि आप 2 पी नहीं सकते। ठीक। 1 गिलास पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी, ठीक है सर, वो पिए। उसमें जब शरीर में पानी की कमी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। और लेकिन ज्यादा नहीं पिए, ज्यादा पिएंगे तो वही गड़बड़। और उस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में। बस ये करें, ये एक एडवाइस है उन महिलाओं से जो इनका शिकार है, इन चीज़ों का शिकार है, वो करेंगे तो उसमें एक तरह की बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आखिरी सवाल, इसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करूंगी सर। कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसा सुझाव, उपचार महिलाओं के लिए नेचुरली, जो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल महिलाओं का कर सके, ज्यादा लाग लपेट के साथ नहीं? सबसे चीज ये है कि फ्री ऑफ स्ट्रेस। मैं ये जानता हूँ फ्री स्ट्रेस तो सबको होगी, कि कोई ऐसे नहीं, मेरे भी, आपको भी, सभी को होगी, लेकिन लिमिट वाली स्ट्रेस रखें। और जैसे ही स्ट्रेस हो उसको दूर करने का उपाय करें, जो अभी मैंने बताया आपको। स्ट्रेस दूर, जितना स्ट्रेस दूर करेंगे आपको, आपका शरीर का बैलेंस भी ठीक रहेगा, खाने में भी आपको फ़र्क रहेगा, आपकी बॉडी में आपको इसका इफ़ेक्ट होगा। और किसी प्रकार का ऐसे टाइम में ज़्यादा नमक और मिर्च इसका उपयोग कम करें। ओके, मतलब डॉक्टर RN वर्मा, क्या हम ये चैलेंज दे दें महिलाओं को कि अगला पॉडकास्ट जब तक होगा तब तक के लिए ये चैलेंज है कि आप कोशिश कीजिए, स्ट्रेस हो रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, आपको एंजाइटी हो रही है जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। अगर हम 1 महीने बाद अगला पॉडकास्ट करेंगे, तब तक का ये चैलेंज है, देखते हैं बॉडी पे असर होता है कि नहीं। लेकिन दर्शक मेरे को एक बात माफ करे, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, वो ये कि कहावत मेरी नहीं है, ये कभी सर के मुंह से सुनी थी कि एक बेवकूफ आदमी अपनी हेल्थ की चाबी टॉम, डिक एंड हैरी को दे देता है। वो टॉम आता है, गुस्सा दिला के गया, कुछ बोल गया, अपने को गुस्सा आ गया, आपका नुकसान क्या हुआ? गुस्से वाली चेन खुल गई, फ्रॉम हाइपरटेंशन टू ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस। कोई हैरी आता है, वो आपको जेलसी पैदा करता है, देखो बाजू वाले ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं, वो भी दिला देता है, वो बोल के निकल गए हैं। तीसरा आता है, डर पैदा होता है, पता है ऐसा वैसा है, आप बच्चे को स्कूल भेजती हो, आजकल तो बच्चे चोरी हो रहे हैं, ये है। तो अपने हेल्थ की चाबी भैया अपने पास रखो, टॉम, डिक, हैरी के हाथ में नहीं दो, तब तो आप निरोगी रहेंगे।
जहाँ आपने दूसरे को सौंपी आपके आरोग्य की चाबी, वो तो आपको आए दिन चढ़ाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर, जेलसी, मेंटल टेंशन, सब कुछ। तो दर्शकों से ये कहना है भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना है जी। अभी आपने कहा कि पहले की सांस बहुत खराब होती थी, खतरनाक खतरनाक खराब होती नहीं थी। सर, खतरनाक। आज की सांस के बारे में आपका क्या कहना है? अब तो सब अरे बढ़िया है। बाप रे, अभी ठीक है? मैं पता है आपको ये बात क्यों बोल रही हूँ, पहले के टाइम में मुझे ऐसा फील होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या लोगों से बात की है, या मैं गांव में जाती हूँ, पब्लिक ओपिनियन करती हूँ, मैं बुजुर्ग महिलाओं से बात करती हूँ, तो वो जितनी खतरनाक तरीके से बात करती हैं, लगता है ये क्या हाल करती होंगी अपने बच्चों का, मजाक से इतर। वो सर चीजों को समझती नहीं थी। दूसरा, वुमेन वर्किंग नहीं होती थी, सारा दिन घर पे ही रहना है, उनको बचपन से भी यही सिखाया जाता था कि तुमको दूसरे घर को जाकर संभालना है। अभी सास जो है वो भी समझती है कि जब ये जिस घर से आई है, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, तो फैमिली। कितने परसेंट? अब मैं मेरा केस तो ले ही सकती हूँ 1% मेरा तो है ही। दूसरी मैं चीज आपको सर, बताऊं, मैं आपको बताता हूँ आपकी बात मतलब अंडरस्टैंडिंग बहू की तरफ से भी हो गया तो सास की तरफ से भी हुआ है नहीं, कहीं मेजोरिटी केसेस में वो नहीं है। आज भी की बात कर रहा हूँ हो सकता है मेरा आंकड़ा मेरे तो जो मेरे क्लिनिक में जो केसेस आ रहे हैं उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। बहू तो नौकरी करने गई, जैसे आप नौकरी करने गए, तो घर का काम क्या है? जब आप जाएंगे तो आपकी जो सास कहेगी, करे पूरे दिन तो बाहर रहती हो, क्या करती हो पता नहीं है, और ये घर का काम तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो जो बहू दिन भर से परेशान होकर, आप भी कल की सास बनेगी, वो कहते हैं ना बहू सास भी कभी बहू थी, है ना? तो वो मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग का मामला जहाँ तक है, वो अंडरस्टैंडिंग आज भी 100% का 70% भी लोगों में नहीं है। बस ये लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके ठीक करने के लिए घर में वातावरण, दोनों का एडजस्टमेंट, दोनों के मेंटल आइडियाज़ सब एक होना चाहिए, तब जा कर के ये वो घर स्वर्ग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में विराम दूंगी, लेकिन जाते जाते मुझे कोट याद आ गया जिसमें महिलाओं से ही ये कहा गया था, महिलाओं के लिए वो कोट था कि आप बस एक स्त्री बनिए जो सिर्फ दूसरी स्त्री को समझ सके। नंद, देवरानी, सास, जेठानी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ एक स्त्री जो दूसरी स्त्री का दर्द समझे, उसको अपने जैसा समझे, जो परेशानी। अब देखिए ना सर, एक आंकड़ा हमेशा से रहा है, सास बहू, देवरानी जेठानी, नंद भाभी, इन्हीं में भूल गई। हाँ नहीं, मतलब कभी मेल और फीमेल को नहीं जोड़ा गया कि भाई ससुर में और बहू में झगड़ा हो गया। तो इसीलिए स्त्री स्त्री को समझे। अब ये एक कोट था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा इसी के साथ खत्म करती हूँ। और बाकी जितने भी इमोशंस हैं जो अल्टीमेटली आपको ही नुकसान कर रहे हैं, उन सब से भी आप दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साइंस के साथ साथ, डॉक्टरी के साथ साथ, हम जब ये मोटिवेशनल चीजों पे जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर कि आपको अच्छा लगता भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगले पॉडकास्ट में जरूर लेंगे। नमस्कार।